आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। हमारे दांतों के ठीक नीचे की हड्डी। पर रुकिए, ये कोई आम हड्डी नहीं है। ये तो एक जीती जागती, लगातार बदलती रहने वाली बनावट है जो हमारे पूरे डेंटल हेल्थ की बुनियाद है। तो जरा इस पहेली के बारे में सोचिए। एक ऐसी बनावट जो पूरी तरह से हमारे दांतों पर ही निर्भर है, उनके साथ ही आती है, उन्हीं के लिए जीती है और उनके बिना गायब हो जाती है। जी हाँ, इसका जवाब है एल्वियोलर हड्डी। और अगले कुछ मिनट में हम इसी की अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और एल्वियोलर हड्डी की कहानी जन्म से बहुत पहले माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। इसका वजूद सीधे सीधे हमारे बनते हुए दांतों से जुड़ा है। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है जन्म से भी बहुत पहले, करीब दूसरे महीने में ही, जब जबड़े में एक तरह की नाली बन जाती है जिसमें दांतों के बीज या कह ले टूथ जर्म्स होते हैं। और फिर बहुत जल्द इन बीजों के बीच में हड्डी की दीवारें खड़ी होने लगती हैं जो हर दांत को उसका अपना घर देती हैं। ये सब दांतों के बाहर आने की एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है, और इस पूरी प्रक्रिया को एक मास्टर आर्किटेक्ट गाइड कर रहा होता है। और वो मास्टर आर्किटेक्ट है डेंटल फॉलिकल। इस थैली को आप एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की तरह समझ सकते हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो रास्ता साफ करने के लिए हड्डी हटाने का सिग्नल देता है, और जो निचला हिस्सा है वो दांत को ऊपर धकेलने के लिए सॉकेट के बेस पर नई हड्डी बनाने का ऑर्डर देता है। वाकई में एक कमाल का तालमेल है ये। तो एक बार जब दांत अपनी जगह पर आ जाता है, तब ये आर्किटेक्चरल मास्टरपीस कैसा दिखता है? चलिए अब इस पूरी तरह से बनी हुई बनावट को जरा करीब से देखते हैं, बाहर से अंदर की ओर। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसके 3 मेन हिस्से हैं। सबसे अंदर है एल्वियोलर बोन प्रॉपर, जो सॉकेट की असल लाइनिंग है। बीच में है स्पंजी या ट्रेबेक्युलर हड्डी, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और सबसे बाहर है कॉम्पैक्ट हड्डी, जो इसे सारी मजबूती देती है। ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। अब अगर हम इसके केमिकल लेवल पर जाएं, तो ये हड्डी करीब 65% अकार्बनिक है, जो इसे इसकी कठोरता और ताकत देती है। और बाकी का 35% हिस्सा कार्बनिक है, जिसमें ज्यादातर टाइप 1 कोलेजन होता है। ये इससे वो जरूरी लचीलापन देता है ताकि चबाने के प्रेशर से ये टूट न जाए। मजे की बात यह है कि सॉकेट की इस पतली सी परत के कई नाम हैं, और हर नाम इसकी एक अलग खासियत बताता है। इसे बंडल बोन कहते हैं क्योंकि लिगामेंट के फाइबर इसमें बंडल की तरह आकर जुड़ते हैं। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें छलनी की तरह छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे नसें और खून की नलियां गुजरती हैं। और हाँ, एक्सरे में इसे लैमिना ड्यूरा कहते हैं, जो एक मजबूत सफ़ेद लाइन की तरह दिखती है और दांत के स्वास्थ्य का एक अहम संकेत होती है। ये आर्किटेक्चर हर जगह एक जैसा नहीं होता। ऊपर का जबड़ा यानी मैक्सिला में बाहरी प्लेट्स पतली होती हैं और अंदर का हिस्सा स्पंजी और अनियमित होता है। वहीं नीचे का जबड़ा यानी मैंडिबल कहीं ज्यादा मजबूत होता है। उसकी बाहरी प्लेट्स मोटी होती हैं और अंदर का स्ट्रक्चर एक सीढ़ी की तरह व्यवस्थित होता है। ये सब चबाने की अलग अलग ताकतों को झेलने के लिए एक बेहतरीन डिजाइन है। अच्छा, तो हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब उन सेल से मिलते हैं जो इस पूरे ढांचे को बनाने और संभालने का काम करते हैं। ये इस डायनामिक टिश्यू के पीछे के वो अनदेखे मजदूर हैं। तो यहाँ 4 मेन खिलाड़ी हैं। ऑस्टियोब्लास्ट है, बिल्डर्स जो नई हड्डी बनाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स है, मेंटेनर्स जो हड्डी के अंदर रहकर सब पर नजर रखते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट है, डेमोलिशन क्रू जो पुरानी या डैमेज हड्डी को हटाते हैं। और ऑस्टियोप्रोजेनिटस सेल्स हैं, रिजर्व फोर्स जो जरूरत पड़ने पर नए बिल्डर्स बन जाते हैं। इन टीमों का बैलेंस ही हड्डी के स्वास्थ्य की चाबी है। और यहीं से हम एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। ये हड्डी पत्थर की तरह बेजान नहीं है। ये एक जीता जागता टिश्यू है जो लगातार बदल रहा है और खुद को ढाल रहा है। इसे जिंदा रखने के लिए एक पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता है। उन छोटे छोटे छेदों से खून की सप्लाई पोषक तत्व लाती है। नसें हमें ये महसूस करने में मदद करती हैं कि हम कितनी जोर से काट रहे हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम सारा कचरा बाहर निकालता है। मतलब ये एक बहुत ही एक्टिव और वेल सर्विस्ड टिश्यू है। ये सारी एक्टिविटी एक लगातार चलने वाले चक्र में होती है, जिसे रीमॉडलिंग कहते हैं। आप इसे पुराने को हटाओ, नए को लाओ की एक नॉन स्टॉप प्रक्रिया समझ सकते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी हड्डी को हटाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट उस जगह को भरने के लिए तुरंत नई हड्डी बना देते हैं। ये साइकिल हड्डी को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है।
तो ये रीमॉडलिंग की ताकत आखिर है कितनी पावरफुल? इतनी कि हम इसका इस्तेमाल जबड़े को एक नया आकार देने के लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये ऑर्थोडोंटिक्स जैसी फील्ड में असल में कैसे काम करती है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। एल्व्यूलर हड्डी पर जब दबाव पड़ता है तो वो गल जाती है, और जब उस पर तनाव या खिंचाव पड़ता है तो वो बन जाती है। यही वो सिंपल सा सिद्धांत है जिसने दांतों को सीधा करने के पूरे विज्ञान को जन्म दिया है। तो जब ऑर्थोडोंटिस्ट ब्रेसेस से दांत पर एक हल्का सा लगातार प्रेशर डालते हैं तो यहीं पर असली जादू होता है। सोचिए, जिस तरफ दांत को जाना है वहां लिगामेंट पर दबाव पड़ता है। ये दबाव ऑस्टियोक्लास्ट यानी हमारी डेमोलिशन टीम को सिग्नल देता है कि भाई यहां से हड्डी हटाओ, रास्ता बनाओ। और ठीक इसकी उल्टी तरफ वहां लिगामेंट खिंचता है जो ऑस्टियोब्लास्ट यानी कंस्ट्रक्शन टीम को बुलाता है कि चलो यहां खाली जगह में नई हड्डी बनाओ। और बस धीरे धीरे दांत अपनी नई जगह पर खिसक जाता है। कमाल है ना? लेकिन तब क्या होता है जब ये नाजुक आर्किटेक्चरल बैलेंस बीमारी, चोट या उम्र की वजह से बिगड़ जाता है? चलिए अब जरा विनाश की ताकतों पर नजर डालते हैं। पेरियोडोंटाइटिस या मसूड़ों की गंभीर बीमारी इसका सबसे बड़ा कारण है। इसमें कुछ खास बैक्टीरिया शरीर के डिफेंस सिस्टम को भड़का देते हैं, जो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सूजन हड्डी तक फैल जाती है और हमारी डेमोलिशन टीम यानी ऑस्टियोक्लास्ट को ओवरटाइम काम करने पर लगा देती है। नतीजा, हड्डी बनने से कहीं ज्यादा तेजी से गलने लगती है और दांतों की नींव ही कमजोर पड़ जाती है। ये विनाश अक्सर खास पैटर्न में दिखता है। फेनेस्ट्रेशन हड्डी में एक खिड़की जैसा छेद होता है जिससे जड़ का हिस्सा दिखने लगता है। डेहिसेंस उससे भी ज्यादा गंभीर होता है। ये एक दरार है जो हड्डी के ऊपरी किनारे तक जाती है और जड़ का एक बड़ा हिस्सा खुला छोड़ देती है। ये दोनों ही हड्डी के नुकसान के बड़े संकेत हैं। फिर भी इस तबाही के बावजूद हड्डी में खुद को ठीक करने की एक गजब की क्षमता होती है। जब कोई दांत निकाला जाता है तो शरीर फौरन मरम्मत का काम शुरू कर देता है। पहले खून का थक्का बनता है जो फिर धीरे धीरे नरम टिश्यू में बदलता है। इसके बाद एक कच्ची अस्थाई हड्डी बनती है और आखिर में उसकी जगह एक मजबूत पक्की हड्डी ले लेती है। और हाँ, उम्र के साथ साथ एल्वियोलर हड्डी भी बदलती है। ये कम घनी हो जाती है, सॉकेट की दीवारें खुरदुरी होने लगती हैं और खून बनाने वाला लाल मैरो अक्सर फैटी येलो मैरो में बदल जाता है। ये उम्र के साथ होने वाले नेचुरल बदलाव हैं जो हड्डी की मजबूती पर असर डाल सकते हैं। तो इस आर्किटेक्चरल सफर के आखिर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ रह जाते हैं। हमने देखा कि ये हड्डी बन सकती है, खुद को बदल सकती है और खुद को ठीक भी कर सकती है। ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम एक दिन इन नेचुरल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके खोई हुई हड्डी को फिर से बना सकते हैं? क्या हम बीमारी से तबाह हुई नींव को दोबारा खड़ा कर सकते हैं? संभावनाएं वाकई में बहुत रोमांचक हैं।